हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था उसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसफर में हमने तीन टाइप थे, उसमें से हमने फर्स्ट टाइप था वो देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर के अंदर जो बाकी के दो उसके टाइप्स थे वो, और साथ में देखने वाले हैं इंटरप्ट्स। एक्चुअली इंटरप्ट्स कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है वो चीज हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर के अंदर सेकंड टाइप हमारे पास क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, तो इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट बेसिक ऑपरेशन, मतलब जो भी हमारा सेकंड टाइप था। ठीक है, इनपुट आउटपुट बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टाइप था कि इनपुट आउटपुट फेच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था वो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं इनपुट इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट बेसिक, मतलब किसी भी तरीके का उसे इनपुट मिल रहा है। ठीक है, और पहले से ही सिस्टम के पास या सीपीयू के पास प्रोसेस चल रही है, तो जो लास्ट में अभी उसको प्रोसेस दे रहा है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट, मतलब रुक जाएगी। ठीक है, तो रुकने के बाद वो क्या करता है कि स्टोर करता है, किसी दूसरे प्रोसेस के पास भेजता है या फिर किसी दूसरे रजिस्टर के पास भेजा, तो क्या होती है वहां पे प्रोसेस, वो चीज देखनी है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे उसको दूसरी, अगर सीपीयू के पास ऑलरेडी एक प्रोसेस चल रही है और उसको दूसरी प्रोसेस मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपीयू इशू रीड कमांड। ठीक है, तो क्या करेगा, सीपीयू के पास ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है तो वो क्या करेगा कि एक इशू जनरेट कर देगा कमांड के थ्रू। ठीक है, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल गेट डेटा फ्रॉम पेरिफेरल विच विच लिस्ट सीपीयू डज अदर वर्क। जब सीपीयू दूसरा वर्क कर रहा होगा तब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक डेटा ट्रांसफर की पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू एक और रिक्वेस्ट मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे सीपीयू है हमारा वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो इंटरप्ट होने के बाद इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो, जो भी उसकी पेरिफेरल डिवाइस है वो सीपीयू को डेटा नहीं भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी सीपीयू के पास डेटा चल रहा है। तो सीपीयू क्या करेगा कि डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, जब वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा तभी उसको डेटा देना है, तब तक उसको डेटा नहीं देना है। तब तक सीपीयू अपनी तरफ से जो भी उसको प्रोसेस मिली उसको वो कैलकुलेट करता रहता है। ठीक है, फिर एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ट्रांसफर है डेटा, तो उसके बाद ही जो भी उसका इंटरप्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद ही दूसरी रिक्वेस्ट के लिए या फिर दूसरी प्रोसेस के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, तभी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो डेटा ट्रांसफर करेगा तभी। ठीक है, और जो भी डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ एक कैलकुलेटेड, मतलब मैकेनिज्म, मतलब डिजिटल सिग्नल के अंदर उसको ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा सकता है, किया गया होगा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट इंटरप्ट के थ्रू इनपुट आउटपुट के पास से डेटा किस तरीके से या फिर सीपीयू के पास किस तरीके से जाता है। ठीक है, या फिर बीच में जो कोई प्रोसेस उसके पास रन होनी है पर सीपीयू ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है, तो उसके पास से जो डेटा रहेगा वो किस तरीके से सेव करके रखेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरी साइकिल है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो साइकिल मैंने अभी आपको बताई वही साइकिल उन लोगों ने यहाँ पर भी बताई है कि सीपीयू के पास अगर उसके पास डेटा पड़ा हुआ है तो वो क्या कर सकता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस आगे चलेगी, तो इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट बेसिक ऑपरेशन जो ऊपर हमने देखा वही चीज यहाँ पे एज वन टाइप ऑफ डायग्राम के फॉर्म में बताया गया। तो पहले क्या कहता है कि इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, मतलब जैसे ही उसकी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब इसने क्या किया कि मेमोरी में से डेटा उठा के सीपीयू को दे दिया, पर सीपीयू के पास ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, नो आया है, तो वो इशू जनरेट कर देगा कमांड के थ्रू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को, भी मेरे पास ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे वो डू समथिंग एल्स, मतलब आप कोई दूसरा काम तब तक करो। तो ये उसने यहाँ पे बोल दिया, सीपीयू क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इनपुट आउटपुट को। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डू समथिंग, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट, मतलब सीपीयू है वो बार बार वो डेटा रीड करता रहेगा कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास कोई डेटा रीड तो नहीं हुआ, कोई डेटा तो आया नहीं है। ठीक है, अगर जैसे ही उसके पास डेटा आएगा या फिर सीपीयू के पास ऑलरेडी प्रोसेस चल रही होगी तो क्या करेगा कि इंटरप्ट मोड में डालेगा, इशू मोड जनरेट कर देगा। पर सीपीयू ऑलरेडी फ्री बैठा हुआ है, उसके पास और कोई काम नहीं है, बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही है वो काम चल रहा है, तो वो क्या करेगा कि सीपीयू अभी फ्री है तो इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसका सिग्नल किस तरीके का है। ठीक है, अगर उसके पास स्टेटस सिग्नल होगा, ठीक है, डेटा पास करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि ये अपनी तरफ से एक सिग्नल पास करेगा, तो सीपीयू को पता चलेगा कि
इनपुट आउटपुट के पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सीपीयू के पास से डेटा या इनपुट आउटपुट के पास से डेटा ले लेगा सीपीयू के पास, फिर वो चेक करेगा कि चेक स्टेटस मतलब स्टेटस क्या है उसका, अगर कोई एरर आ रही हो तो वहां से वो वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर सही है स्टेटस उसको मिल रहा है तो क्या करेगा, रीड वर्ड फ्रॉम इनपुट आउट मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू वो डेटा रीड करना चालू करेगा, मतलब इनपुट आउटपुट में से सीपीयू में डेटा जाएगा, ठीक है। जैसे ही चला गया तो वो क्या करेगा, जो भी उसका कैलकुलेशन हुआ है वो क्या करेगा, सीपीयू में से मेमोरी के अंदर वो डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस सही से डन हो गई हो तो डन हो गई है तो क्या करेगा, सीपीयू को अच्छी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज देगा, तो वापस वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, रीड स्टेटस इनपुट आउटपुट के पास, ठीक है। तो ये इंटरप्ट होता है, मतलब स्टेटस उसको रीड करना है कि मतलब इनपुट आउटपुट के पास से डेटा आया है कि नहीं आया, इनपुट में से, ठीक है। अगर इनपुट में से कोई डेटा आया हुआ है तो है इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस वो स्टोर करके उसको रखता है जब तक सीपीयू उसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए नहीं ले जाता, ठीक है। तो ये इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट का सारा काम रहता है कि भाई तुम रुको, मेरे पास कौन सी प्रोसेस अभी चल रही है, तो पुरानी प्रोसेस वो चलने देगा, मतलब नई प्रोसेस वो चालू नहीं करेगा जब तक खत्म नहीं होती नई प्रोसेस, पुरानी प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरप्ट है, मतलब इंटरप्ट मतलब सारी प्रोसेस को हैंडल करता है, चेक करता है कि कौन सी प्रोसेस सीपीयू को देनी है और कौन सी प्रोसेस नहीं देनी है, तो वही उसको शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है सारे डायग्राम के फॉर्म में और वही यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गए होगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर भी देखो कंडीशन ही यूज होती है, चेक स्टेटस, ठीक है। एरर आ गई है तो आगे कुछ और प्रोसेस में जाएगा, अगर एरर नहीं है तो वो आगे प्रोसेस रीड करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये इंटरप्ट आउटपुट बेसिक ऑपरेशन हो गए, ठीक है। तो बेसिक ऑपरेशन के अंदर भी मल्टीपल इंटरप्ट होते हैं क्योंकि उसके सीपीयू हम इनपुट के थ्रू तो एक प्रोसेस तो नहीं देते, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ करवाते हैं, तो मल्टीपल इंटरप्ट को भी हमें रखना, तो इस तरीके के बहुत सारे इंटरप्ट हमारे पास रहेंगे। तो ये तो एक इंटरप्ट का फ्लो डायग्राम था, ठीक है। इनपुट उसको किस तरीके से मिलता है, सीपीयू के पास किस तरीके से जाता है, तो इसका एक फ्लो डायग्राम। तो ऐसे बहुत सारे चिप के अंदर इंटरप्ट रखे जाते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे दिए गए मल्टीपल इंटरप्ट, तो ईच इंटरप्ट लाइन हैज अ प्रायोरिटी, मतलब जो भी आपकी एक यहाँ पे जो इंटरप्ट मिला है उसकी भी एक प्रायोरिटी रहती है कि कौन सी प्रोसेस मुझे पहले करनी है और कौन सी प्रोसेस बाद में करनी है, ठीक है। तो उसकी भी एक प्रायोरिटी रहती है कि इसको मुझे सीपीयू को कौन सी प्रोसेस पहले देनी है, तो प्रायोरिटी बेस पे सारा कुछ काम होता है। तो ईच इंटरप्ट लाइन हैज अ प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी लाइन कैन इंटरप्ट लोअर प्रायोरिटी लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया है, तो हायर प्रायोरिटी वाली जो भी इंस्ट्रक्शन है वो लो लेवल प्रायोरिटी को रोक के रखता है, मतलब इंटरप्ट करके रखता है, रोक के रखेगा, ठीक है। मतलब हायर प्रायोरिटी के पहले प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोसेस होने के लिए। इफ बस मास्टरिंग ओनली करंट मास्टर कैन इंटरप्ट, तो जिस तरीके से वहां पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बस ट्रांसफर होगी, जो डेटा ट्रांसफर के लिए प्रोसेस की जाती है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी प्रोसेस आगे भेजनी है और कौन सी नहीं भेजनी है, ठीक है। तो ये बस के थ्रू सारा कुछ कामकाज उसका होता है। तो मल्टीपल इंटरप्ट इस तरीके से वर्कआउट होता है, ठीक है। फिर है कि डीएमए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब मेमोरी के साथ सीपीयू का डायरेक्टली एक्सेस होना विदाउट इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट में से वो डेटा लेगा, मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, मेमोरी में से डायरेक्ट वो सीपीयू के अंदर डेटा चलाएगा, सीपीयू में जो भी आउटपुट आया वो मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा और मेमोरी में से डायरेक्टली वो आउटपुट के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेमोरी, इसे डीएमए बोला जाता है। यही बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आर्किटेक्चर है सिस्टम के अंदर सीपीयू के पास, ठीक है। तो इंटरप्ट ड्राइवन एंड प्रोग्राम इनपुट आउटपुट रिक्वायर एक्टिव सीपीयू इंटरवेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमने आगे के दो प्रोसेस पढ़े कि भाई प्रोग्राम आयो और इंटरप्ट ड्राइवन, तो दोनों में के अंदर सीपीयू को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। जबकि डायरेक्ट मेमोरी में द ट्रांसफर रेट इज लिमिटेड, प्रोसेसर टू टेस्ट एंड सर्विस द डिवाइस, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या होता है कि जो भी ट्रांसफर रेट है वो फ्रीक्वेंटली एक ही तरीके का रहेगा, बार बार वो बढ़ता करता नहीं रहेगा, लिमिटेड रहता है। सीपीयू इज टाई अप फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट में से डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सीपीयू के साथ टाई रहता है, ठीक है, बांध के रखता है, और डेटा को ट्रांसफर किस तरीके से ने कहाँ करना है वो डिसाइड करके रखता है। एडिशनली मॉड्यूल ऑन बस, तो सारा कुछ हार्डवेयर के अंदर ही रहता है, ठीक है। फिर डीएमए कंट्रोलर टेक ओवर फ्रॉम सीपीयू फॉर इनपुट आउटपुट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द आंसर,
ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है कि डायरेक्टली वो इनपुट में से डेटा लेगा और आउटपुट के थ्रू डायरेक्ट मेमोरी के थ्रू डायरेक्टली आंसर वो दे देगा। फिर डीएमए मॉड्यूल मस्ट यूज द बस ओनली व्हेन प्रोसेसर डज नॉट नीड इट, मतलब प्रोसेसर को जब जरूरत नहीं होती तभी वो डीएमए का यूज कर सकता है विथ बस। इट मस्ट फोर्स द प्रोसेसर टू सस्पेंड ऑपरेशन टेम्परली, दिस टेक्निक इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, अगर एक प्रोसेस उसके पास सीपीयू के पास चल रही है पर क्या कर रहा है कि हायर प्रायोरिटी या डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा उसको मिल रहा है, तो वो डीएमए मतलब जो उसकी प्रोसेस चल रही है सीपीयू के पास, उसके पास जो भी साइकिल के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया जाता है उसको रोक के रखता है। ठीक है। रोक के रखने के बाद वो क्या, उसकी जो साइकिल है वो डीएमए के साथ जो प्रोसेस उसको नहीं मिली है उसको वो दे दे, मतलब उसकी जो साइकिल है वो स्टील कर ली, चोरी कर ली उसने। किसने? डीएमए। ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर हो सकती है। ठीक है। तो डीएमए की मदद से डायरेक्टली मेमोरी में से डेटा उठाएगा और आउट इन सीपीयू को भेज देगा, और सीपीयू के पास जो भी प्रोसेस चल रही होगी, ठीक है, वो रोक देगा और वहां पे अपनी प्रोसेस चालू होने के बाद उसका आउटपुट दे देगा। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस डीएमए के थ्रू होती है। तो डीएमए के अंदर देखो इस तरीके का डायग्राम उसका रहता है। तो डेटा काउंट, डेटा ट्रांस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, तो ये सब क्या है कि कहाँ से मुझे डेटा रीड करना है, ठीक है, और कौन सा डेटा मुझे रीड करवाना है, तो सारी चीजें ये डेटा काउंट, रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर के थ्रू होती है। ठीक है। बट कंट्रोल यूनिट क्या कहता है कि कभी भी उसके पास अगर डीएमए से रिक्वेस्ट आई है तो वो सारी प्रोसेस छोड़ देगा, इंटरप्ट, रीड, राइट सारी प्रोसेस छोड़ेगा, और डीएमए को फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइकिल कंप्लीट करने के बाद डेटा भेज देगा। तो डेटा डीएमए डायरेक्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैसे उसको मिलती है, कभी कभी हम प्रोग्राम कोई फाइल रन करवाते हैं या फिर ऑडियो फाइल रन करवाते हैं या फिर वीडियो फाइल रन, तो वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत तो बफरिंग होता रहता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास डेटा पड़ा है। ठीक है। तो क्या कहता है कि वीडियो चलता है तो उसको और वीडियो चल रहा है और हम नई प्रोसेस उसको दे रहे, तो क्या करेगा कि डायरेक्टली मेमोरी में से हम डेटा दे रहे, मतलब नई प्रोसेस हम दे रहे, तो डेटा रोक के रखेगा, मतलब जो वीडियो है उसको बफरिंग तो हो गया तो उस प्रोसेस को माइक्रो सेकंड के लिए रोक देगा और जो हमने नई प्रोसेस दी वो प्रोसेस चालू कर देगा। मतलब इमेज फाइल हमने दी है तो इमेज को रीड करके हमें ओपन करके देगा। ठीक है। तो जो वीडियो फाइल है वो तो चल ही रही है बैकग्राउंड में, पर इमेज भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का ये बेनिफिट्स रहता है। तो डीएमए से जो भी डेटा मिलता है वो डायरेक्टली उसको मिल जाए, मतलब जो भी प्रोसेस चलती है वो इजीली हो जाती है। और इंटरप्ट का काम क्या होता है कि जो भी उसके पास पुरानी प्रोसेस रहती है उसको रोक के रखेगा और दूसरी नई प्रोसेस मिली है उसको वो रन करना चाहे, मतलब उसको भी टाइम मिल जाएगा कि उसकी प्रोसेस करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है। फिर उसका जो भी इनपुट रहेगा रीड करेगा और राइट करेगा, इस तरीके से ये सारा डीएमए वर्कआउट करता है। ठीक है। फिर उसकी जो इंटरनली बस है वो सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, रीड एंड राइट, जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है वही चीज है, डेटा लेगा और डेटा राइट भी कर सकता है। ठीक है। रीड राइट, फिर डिवाइस एड्रेस, मतलब कौन से डिवाइस में से मुझे डेटा लेना है, ठीक है, तो उसका भी एड्रेस रजिस्टर उसके पास होता है। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक फॉर डेटा, मतलब डेटा रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए उसके पास क्या रहता है यहाँ पे, वन टाइप ऑफ डेटा लाइन या डेटा रजिस्टर रहता है जिसकी मदद से वो डेटा रीड कर, अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर, में कितना डेटा ट्रांसफर किया वो भी वो काउंट करके रखता है। ठीक है। यहाँ पर या डेटा काउंट। फिर है कि सीपीयू कैरी ऑन द विथ अदर वर्क, अगर सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस के साथ वर्किंग है तो डीएमए कंट्रोलर डील विथ ट्रांसफर, मतलब उस प्रोसेस के साथ डीएमए डील करेगा कि थोड़े टाइम के लिए मेरी जो नई प्रोसेस आई है डीएमए से उसको वो रन करना चालू करेगा। डीएमए कंट्रोलर सेंड इंटरप्ट, जब उसकी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो डीएमए क्या करेगा, वापस उसकी जो पुरानी प्रोसेस चल रही है उसको वो ट्रांसफर करेगा, मतलब जहां से वो बाकी थी पुरानी प्रोसेस वहीं से वो चालू होगी, रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से डीएमए सारा कुछ वर्कआउट है। सीपीयू बस सिग्नल फॉर डीएमए सिग्नल, तो किस तरीके से उसको सिग्नल मिलता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया कि हाई इम्पेडेंस, मतलब वो डिसेबल है अभी, बीजी इज इनेबल, मतलब वन टाइप ऑफ बस है। ठीक है। बस ग्रांड, मतलब बस के पास डेटा लाना है कि ले जाना है तो भी यहाँ पे वो रोक के रखता है। ठीक है। तो जैसे ही डेटा बस को यहाँ पे सिग्नल मिलेगा कि मुझे डेटा चाहिए अभी, ठीक है, हमारी मेरे पास जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई है, तो क्या करेगा कि बस को एक परमिशन मिलेगी जो डेटा लाएगा। ठीक है। मतलब बस रिक्वेस्ट करेगा इनपुट के पास से डेटा मुझे दो अभी, जो नई रिक्वेस्ट है उसकी, और उसके बाद यहाँ पे उसकी रीड करना वो चालू करेगा और उसके हिसाब से वो
आउटपुट करना चालू करेगा। तो एड्रेस बस मतलब कहाँ से डेटा उठाना है वो यहाँ से उसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करेगा, और डेटा बस कितना डेटा लाना है वो भी यहाँ पे स्टोर कर उसको साथ सिग्नल भी भेजेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ डीएमए वर्कआउट करता है। फिर हमने अभी पढ़ा कि इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इंटरप्ट मतलब रोक के रखना किसी भी प्रोसेस को। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इंटरप्ट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरप्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वही समझना है हमें। द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल इज इनिशिएटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, जो डेटा ट्रांसफर हो लाना है ले जाना है वो किसके थ्रू जनरेट होता है? सीपीयू के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, सीपीयू अगर बोलेगा कि मुझे डेटा चाहिए तो इनपुट के पास से वो डेटा लेगा और सीपीयू को भेज देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू चलती है? सीपीयू के थ्रू। बट द सीपीयू कैन नॉट स्टार्ट द ट्रांसफर अनलेस द पेरिफेरल इज रेडी टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा? वो जो प्रोसेस उसको मिली है वो रीड करना चालू ही नहीं करेगा जब तक पेरिफेरल डिवाइस वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब डेटा ट्रांसफर सीपीयू को नहीं करेगा। तो किस पे ऊपर डिपेंड है? पेरिफेरल इनपुट आउटपुट के डिवाइस। मतलब सीपीयू एक सिग्नल जनरेट करेगा जो पेरिफेरल डिवाइस को मिलेगा, तो पेरिफेरल डिवाइस एक्टिव होगा, वो डेटा रीड करना वो चालू करेगा। डेटा जैसे ही वो रीड करेगा तो रीड करने के बाद एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो सीपीयू को भेज देगा। तो सीपीयू ऑटोमेटिकली पेरिफेरल डिवाइस के पास जाएगा और वहां से डेटा या इंस्ट्रक्शन वो रीड करना चालू करेगा। तो इस तरीके से सीपीयू बार बार रिक्वेस्ट करता ही रहता है पेरिफेरल डिवाइस को। फिर है कि व्हेन अ डिवाइस इज रेडी टू कम्युनिकेट विद सीपीयू इट जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस या सीपीयू दोनों कम्युनिकेट के लिए रेडी हो गए तो वन टाइप ऑफ एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा। A number of input output devices are attached to the computer and each device is able to generate an interrupt event। मतलब हर एक जितनी भी कंप्यूटर के साथ डिवाइस जुड़ी हुई है तो सबके साथ एक इंटरप्ट नाम की डिवाइसेस कनेक्टेड ही रहती है, अटैच्ड ही रहती है, जिसकी मदद से पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट आई है, कौन सी इंस्ट्रक्शन उसके पास आई है, कब पढ़नी है, कब रीड करनी है। तो सारी चीजें वहीं से पता चलेगा। दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए इंटरप्ट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। द मेन जॉब ऑफ इंटरप्ट सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द इंटरप्ट। मतलब कहाँ से उस रिक्वेस्ट को मुझे रीड करना है। ठीक है, उसका एक सोर्स जनरेट करके रखता है, आइडेंटिफाई करवाता है, जो वन टाइप ऑफ इंटरप्ट का काम है। There is also a possibility that several devices will request simultaneously for CPU communication। मतलब बहुत सारे जो डिवाइसेस रहते हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ बातचीत करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे। Then the interrupt system has, तब उस टाइम पे जो इंटरप्ट सिस्टम रहता है वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी सर्विस पहले करवानी है और कौन सी नहीं करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरप्ट का काम रहता है। इंटरप्ट मतलब वो सारा कुछ हैंडल करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट उसके पास आई है, कौन सी नहीं आई है। सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट के लिए यूज किया जाता है। फिर इंटरप्ट के अंदर भी होता है कि भाई कौन सी प्रोसेस, जैसे हमने लास्ट में यहाँ पे पढ़ा कि इंटरप्ट सिस्टम हैज डिसाइड विच डिवाइस इज टू बी सर्विस रीड। मतलब किसकी रिक्वेस्ट पहले रीड करनी है वो कौन डिसाइड करेगा? तो इंटरप्ट डिसाइड करे। तो उस इंटरप्ट के पास भी प्रायोरिटी रहती है, अभी कौन सी प्रोसेस पहले करनी है और कौन सी प्रोसेस बाद में करनी है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। तो प्रायोरिटी इंटरप्ट इज अ सिस्टम विच डिसाइड द प्रायोरिटी एट विच वेरियस डिवाइस। मतलब जिस जिस तरीके की डिवाइस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ठीक है, तो उसमें से वो सारी डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा मिल रहा है उसमें वो डिसाइड करेगा कि कौन सी डिवाइस के थ्रू मुझे डेटा मिलेगा, तो उसको पहले मुझे प्रोसेस चालू करवानी है। तो वो डिवाइसेस पे डिपेंड रहता है। विच जनरेट द इंटरप्ट सिग्नल एट अ सेम टाइम। मतलब उस टाइम पे सेम टाइम पे सारे की सारी सिग्नल जनरेट हो जाएगी, वो जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसकी प्रोसेस चालू होगी। विल बी द सर्विस बाय द सीपीयू। उसकी प्रोसेस सीपीयू के थ्रू चालू हो जाएगी। द सिस्टम हैज authority to decide which condition are allowed to interrupt the CPU while the some other interrupt is being serviced। मतलब दूसरी प्रोसेस अगर चल रही है, ठीक है, तो सिस्टम के पास ऑथोरिटी रहती है कि कौन सी प्रोसेस, कौन सी इंटरप्ट उसको सीपीयू के पास भेजनी है या नहीं भेजनी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें सिस्टम के थ्रू रहती है। जनरली devices with high speed transfer such as a magnetic disk are driven high priority and slow devices such as keyboard as driven as a low priority। तो हाई प्रायोरिटी किसे बोलते हैं और लो प्रायोरिटी किसे बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ पे दिया गया है।
डिवाइसेस विद हाई स्पीड ट्रांसफर रेट, मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको हाई प्रायोरिटी में रखेंगे और जिसकी स्पीड कम रहेगी उसको लो प्रायोरिटी के अंदर रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क है, यूएसबी है, ठीक है, हार्ड ड्राइव है, मेमोरी है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, हाई प्रायोरिटी होगी। फिर स्लो के अंदर क्या हो जाता है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, फिर हमारा जो जॉयस्टिक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि जो भी आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं वो सारी हमारे लो प्रायोरिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। When two or more devices interrupt the computer simultaneously, the computer service with the device which with the higher priority first, मतलब जिसकी भी हाई प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इन दोनों के बीच में जो भी हमने ऊपर देखा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और किसकी कम रहती है, तो उसके अंदर हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी, ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहती है और कीबोर्ड की प्रायोरिटी सबसे कम रहती है, या फिर आउटपुट डिवाइस की। तो उसके थ्रू ये जो सर्विस है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस अभी पहले करनी है। फिर उसके अंदर भी टाइप्स ऑफ इंटरप्ट बहुत सारे, यहाँ पे दो टाइप तो इंटरप्ट है, उसके अंदर भी दो अलग अलग, हार्डवेयर के अंदर भी इंटरप्ट आ सकता है या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंटरप्ट आ सकता है। तो उसको भी प्रायोरिटी के अंदर डिवाइड किया गया है कि द प्रायोरिटी ऑफ सिमुलटेनियस इंटरप्ट कैन बी एस्टैब्लिश इधर बाय सॉफ्टवेयर मेथड और हार्डवेयर मेथड, मतलब जो भी इंटरप्ट जनरेट होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया और दूसरा हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट, ठीक है। द सॉफ्टवेयर मेथड विच गिव प्रायोरिटी टू सिमुलटेनियसली इंटरप्ट इज पुलिंग, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी उसको रिक्वेस्ट मिलती है उसको बोला जाता है पुलिंग। एंड द हार्डवेयर मेथड विच गिव्स प्रायोरिटी टू सिमुलटेनियसली इंटरप्ट इज डेजी चेनिंग प्रायोरिटी, मतलब दो पार्ट के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया है। सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट प्रायोरिटी है और वो हार्डवेयर की भी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की जो भी प्रायोरिटी उसे बोला जाता है पुलिंग और जो हार्डवेयर की प्रायोरिटी उसे बोला जाता है डेजी चेनिंग, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी अभी के टाइम पे हमारी इंटरप्ट चलती रहती है। तो उसमें से हम देखेंगे कि पुलिंग क्या होती है। तो पुलिंग इज द सॉफ्टवेयर मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी ऑफ सिमुलटेनियसली इंटरप्ट, मतलब पुलिंग वन टाइप ऑफ एक एल्गोरिथम है जिसकी मदद से कौन सी सॉफ्टवेयर में से कोई भी डेटा उसको मिला है तो उसमें से भी कौन सी प्रोसेस पहले करनी है वो डिसाइड करने के लिए पुलिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। इन दिस मेथड व्हेन द प्रोसेसर डिटेक्ट an interrupt, it branches to an interrupt service routine whose job is to pull each input output module to determine which module caused the interrupt, ठीक है। जो भी इनपुट आउटपुट के थ्रू जो भी डेटा उसको या फिर जो भी जॉब है, जॉब मतलब वन टाइप ऑफ एक इंस्ट्रक्शन ही रहती है जो पुल करती है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में से, वो डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोसेस मुझे पहले इंटरप्ट करवानी है, मतलब कौन सी प्रोसेस मुझे स्टार्टिंग में करवानी है। दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी ऑफ सिमुलटेनियसली इंटरप्ट, मतलब जो भी एक साथ बहुत सारी इंटरप्ट आ रही है तो उसमें से कौन सी प्रोसेस मुझे पहले प्रायोरिटी पे रखनी है वो डिसाइड कर रहता है। बट डिसएडवांटेज ऑफ द पुलिंग इज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूम, मतलब बहुत ही टाइम वो कंज्यूम करता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, और जो भी उसकी प्रोसेस है वो पुलिंग मेथड एल्गोरिदम के थ्रू होती रहती है। फिर है कि हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है, हार्डवेयर के थ्रू इंटरप्ट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो वो भी हार्ड डेजी चेनिंग भी वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम ही है, ठीक है। तो डेजी चेनिंग मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ प्रायोरिटी ऑन इंटरप्ट सोर्स यूजेस द हार्डवेयर, मतलब जो भी उसके हार्डवेयर के सोर्सेज रहते हैं उसको वो यूज करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर मीन्स द एस्टैब्लिशिंग अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हार्डवेयर के पास भी प्रायोरिटी एस्टेब्लिश होती है। इन दिस मेथड ऑल द डिवाइस विदर दे आर इंटरप्ट सोर्स और नॉट, मतलब सोर्स के थ्रू इंटरप्ट हुई है कि नहीं हुई, कनेक्टेड इन सीरियल मैनर, मतलब वो एक साथ सीरियल मैनर के साथ, मतलब एक के बाद सारा डेटा कनेक्टेड रहता है। मीन्स द डिवाइस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पोजीशन, मतलब जिसकी प्रायोरिटी, जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी उसकी इंस्ट्रक्शन पहले रीड होगी, विच इज फॉलो बाय द लोएस्ट प्रायोरिटी, मतलब जो भी उसकी डिवाइस एक के बाद एक सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है तो उसमें से भी किस डिवाइस की प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए ज्यादा है वही रीड करा, तो उसी मैटर में सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है। उसे यहाँ पे बोला जाता है डीजी चेनिंग प्रायोरिटी। तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा कि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिल रही है वो किस एल्गोरिदम के थ्रू चल रही है, उसके अंदर भी हमने देखा कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, प्रायोरिटी इंटरप्ट के भी अंदर पूलिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग एल्गोरिदम दिए गए थे, फिर मोड ऑफ ट्रांसफर किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर देखी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।